हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को। पार्ट 1 हमने 30 तक कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 2 है, इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 31 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्रश्न संख्या 31 लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के सिद्धांत बताइए, अथवा प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। उत्तर पहला है पाठ्य सहगामी क्रिया का अवलोकन करना। दूसरा है असामाजिक आदतों को रोकना। तीसरा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता। और चौथा है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। और पांचवा है नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का अवलोकन मतलब जो पाठ है, लेसन प्लान है, उसका सपोर्ट लेकर के पढ़ाना और सभी बच्चों का अवलोकन करना। असामाजिक आदतों को रोकना मतलब जो समाज में अच्छी चीजें हैं उसको बताना, जैसे चोरी करना, डाका डालना, ये सब नहीं सिखाना है। ठीक है, तो अच्छे व्यवहार सिखाना उनको। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसर का समानता देना, ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो जो है अपने उच्च लेवल पर जा सकें। उनके लिए अलग से भी व्यवस्था करते हुए जाना चाहिए, ताकि जो है अगर सीख रहे हैं तो उनको जो है प्रोन्नति देनी चाहिए। चौथा है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। जो सामान्य बच्चे हैं अगर उनके साथ सभी को जोड़ेंगे तो जो है वो भी प्रोत्साहित रहेंगे कि हाँ जो है सभी बच्चे साथ में चल रहे हैं, सीखते हुए अच्छे से चलेंगे। नेतृत्व का प्रशिक्षण करना। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 32। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों बच्चों से क्या समझते हैं, वर्गीकरण कीजिए। शिक्षा मित्र परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में विशिष्ट प्रकार के असाधारण बच्चों की ये विशेषताएं पाई जाती हैं। वे साधारण बच्चों द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से भिन्न होती हैं। असाधारण बच्चों की ये विशेषताएं उनकी व्यवहारिक प्रक्रियाओं और कार्यों को प्रभावित करती हैं तथा उनके कारण उनके साथियों का ध्यान भी उस ओर आकर्षित होता है। वालिन के अनुसार इसके अनुसार वे दोनों प्रकार के बच्चे असाधारण होंगे जिसमें ये दोनों विशेषताएं पाई जाएगी। पहला पॉइंट है मानसिक या शारीरिक दृष्टि से साधारण बच्चों की अपेक्षा हीन हो, और दूसरा है साधारण बच्चों की अपेक्षा बुद्धि में श्रेष्ठ हो। अतः स्पष्ट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे जो शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से साधारण बच्चों से भिन्न होते हैं। विशिष्ट असाधारण वाले बच्चों का वर्गीकरण देख लेते हैं। विशिष्ट बच्चों की पहचान उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर की जाती है, जिसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण अर्थात बांटा जा सकता है। पहला है प्रखर बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली। दूसरा है सामान्य बुद्धि। तीसरा है मंद बुद्धि। प्रखर बुद्धि में शैक्षिक उपलब्धि उत्कृष्ट होती है, अर्थात इनकी शैक्षिक उपलब्धि 80% से ऊपर होती है। सामान्य बुद्धि में शैक्षिक उपलब्धि मध्यम श्रेणी की होती है, अर्थात 40% से 59% अर्थात 59% के मध्य होती है। अल्प बुद्धि में शैक्षिक उपलब्धि 40% से कम होती है, अतः इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थान का वर्णन कीजिए। उत्तर परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संतुति के आधार पर लीडर रोड इलाहाबाद सन 1947 में की गई थी। यह कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के सामने है। यह
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में कार्यरत है। इसका सबसे प्रमुख पदेन निदेशक कहलाता है, जो शिक्षा विभाग में संवर्ग 2 का अधिकारी होता है। यहाँ पर वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक के पद सृजित एवं कार्यरत हैं। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर शिक्षा को शिक्षण निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने में प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक एवं वैयक्तिक निर्देशन प्रदान करना है। दूसरा है मंडली मनोविज्ञान केंद्र। प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपनी सेवाओं के विस्तार, सर्वसुलभ एवं विकेंद्रीकरण करने हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना किया हुआ है। जो मंडल अभी नए सृजित किए गए हैं, वहाँ पर पुराने मंडल मनोविज्ञान केंद्र ही संबद्ध है। इनका दायित्व मंडल मुख्य अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित है। आगे देखेंगे मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के कार्य क्या क्या हैं। तो मंडलीय मनोविज्ञान के केंद्र के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है मंडल मनोविज्ञान केंद्र का कार्य मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करता है। और दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, बाल वैज्ञानिक आदि परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा हेतु मार्गदर्शन परामर्श देकर तैयार करना। तीसरा है छात्रों को व्यवसाय चयन के लिए परामर्श देना। चौथा है छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श देना। और पांचवा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना। तीसरा है जिला चिकित्सालय। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO की अध्यक्षता में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति होती है, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बाधितों का आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कर प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें आरक्षण लाभ होता है। यही समिति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समुचित उपकरण, चश्मा, वैसाखी, ट्राईसाइकिल यही जो 3 पहिए वाला होता है साइकिल आदि प्रदान की संतुति करती है। यह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को व्यावसायिक परामर्श भी प्रदान करते हैं। इसके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांग पेंशन तथा यात्रा रियायत अर्थात छूट भी प्राप्त होती है। आगे चौथा पॉइंट देखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षित डाइट के सेंटर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट को एक केंद्रीय अकादमिक संस्थान के रूप में जिला स्तर पर कार्य करना होता है। यह प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के दायित्व का वहन करता है। जिला मुख्य कार्य शिक्षक, प्रशिक्षक, शैक्षिक सामग्री विकास, वैकल्पिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा तथा नवाचार परक कक्षा कक्ष गतिविधियों में अकादमिक मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान करना है। एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में यह ब्लॉक संस्थान केंद्रों, संकुल संसाधन केंद्रों, विद्यालयों को केवल अकादमिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण ही नहीं प्रदान करता, बल्कि इनके माध्यम से संपर्क तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर आधिकारिक बल प्रदान करता है। आगे देखेंगे जनपद में डाइट BRC विद्यालयों एवं शैक्षिक प्रशासन तंत्र के माध्यम से अनुश्रवण को सुदृढ़ संपर्क करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में डाइट उप प्राचार्य की अध्यक्षता में एक अकादमिक कोर टीम का गठन किया गया है। इस टीम के वरिष्ठ प्रवक्ता, 2 प्रवक्ता, एक क्वालिटी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं 2 ब्लॉक प्रभारी सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान लक्षण बताइए। उत्तर हो जाएगा, यदि कोई बच्चा वातावरण में गुंजायमान आवाज सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सुन पाता है तो वह श्रवण दोष से ग्रसित बच्चा कहलाता है। पहचान अगर लक्षण की बात करें तो पहला हो जाएगा, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे बोलने वाले की ओर कान करके सुनते हैं, क्योंकि जब सुनाई कम देता है तो दूसरे की तरफ करेंगे तो जो है आसानी से जो बोल रहे हैं सुनाई देगा थोड़ा बहुत। दूसरा है दोस्तों, कान के पास बोलने से सुनते हैं। तीसरा होता है, ऐसे बच्चे किसी के द्वारा मंद स्वर से बोलने पर नहीं सुन पाते, बल्कि तीव्र स्वर से बोलना पड़ता है तब वो सुन पाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 35। उत्तर, श्रवण दोष के कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है अनुवांशिकी, दूसरा हो जाएगा संक्रमण दोष, तीसरा हो जाएगा धूम्रपान, और चौथा हो जाएगा चोट लगना, पांचवा हो जाएगा कुपोषण, छठवां हो जाएगा तीव्र ध्वनि, और सातवां है कान की सफाई न करना। अगर ये सभी नहीं हो पाएगा दोस्तों तो ये जो है सुनाई जो है आसानी से नहीं देगा। ठीक है, अगर वंशानुगत है तब तो होगा ही नहीं। वैसे आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36। दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे कौन है, इनका लक्षण और उपाय बताइए। ठीक है, अभी श्रवण दोष चल रहा था, अब दृष्टि दोष मतलब जो दिखाई नहीं देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर, जब बच्चे किसी वस्तु, पुस्तक अथवा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तो ऐसे बच्चों को जो है दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे कहते हैं, क्योंकि जो है उनको दिखाई स्पष्ट नहीं देता है। पहचान की अगर बात करें, ऐसे बच्चे पुस्तक को बहुत निकट रख करके पढ़ते हैं। दूसरा है माथा एवं भाव सिकोड़ते हैं। तीसरा होता है रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं, और लिखित एवं वस्तु को श्यामपट्ट से देखने के लिए बार बार पूछते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, अस्थि दोष से ग्रसित बच्चों की पहचान एवं लक्षण बताइए। तो अस्थि दोष जो है उसके लिए देखेंगे। उत्तर, हाथ पैर क्षतिग्रस्त होना। दूसरा है हाथ पैर की अंगुलियों का न होना। तीसरा है अंगों की विकृति। चौथा है मांसपेशियों के तालमेल में समस्या। पांचवा है ऐसे बच्चे संकोची होते हैं और खेलकूद में सहभाग नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी क्या है, इनकी यही समस्याएं हैं, शारीरिक रूप से जो है ये इनका जो अंग है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं सही से। प्रश्न संख्या 38 है, निर्देशन की विभिन्न विधियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, पहला है परीक्षण विधि, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है परिमाण विधि, और चौथा है स्वानुभव विधि, पांचवा है घटना संबंधित। प्रश्न संख्या 39 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं, इनके प्रकार बताइए। पिछड़ेपन का कारण बताइए, इनकी विशेषताओं को बताते हुए इनकी शिक्षा व्यवस्था बताइए। अथवा इस प्रकार से भी कह सकते हैं, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आइए जो पिछड़े बालक हैं देखते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हेडिंग में डाल करके लिख सकते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो कक्षा में बार बार समझाने पर भी नहीं समझते और औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। जैसे जो औसत वाले बच्चे हैं वो भी वहां तक भी वो सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको पिछड़े बालक में रखा जाता है। सालियन के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनतम प्रदर्शित करता है। मतलब जिस उम्र के बालक हैं क्लास में सभी बच्चे, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक दो जो सामान्य बच्चे होते हैं सभी में, उन बच्चों से भी जो है पीछे रहते हैं, इसलिए उनको पिछड़ेपन बालक कहे जाते हैं। अतः पिछड़े बालक अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने लिखने में पीछे रहते हैं। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है,
परंतु मनोवैज्ञानिक का मत है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। पिछड़े बालकों के प्रकार। पिछड़े बालकों के निम्नलिखित प्रकार हैं। जो पिछड़े बालक हैं उनके कई प्रकार हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक हुए हैं। दूसरा है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। तीसरा हो जाएगा संवेदनात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। चौथा हो जाएगा शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही तो जाहिर सी बात है बालक पिछड़ जाएगा, कितना भी अच्छा रहे। और आगे देखेंगे वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़े बालक। अगर वातावरण सही से नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे वातावरण में है जहाँ जागरूकता नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, खाने के लिए सही से उपलब्धि नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे, तो वातावरण भी जो है जिम्मेदार होता है। आगे देखेंगे पिछड़ेपन का कारण क्या क्या होता है। बच्चों के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम। कुछ बालकों में वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण सामान्य से कम शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास होता है, अतः परिश्रम के अभाव में ये बालक अन्य कारणों से पिछड़ जाते हैं। और दूसरा है शारीरिक कारण। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो निरंतर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण वे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं और वे पिछड़ जाते हैं। तीसरा है पारिवारिक वातावरण। जिन बालकों के घरों में निरंतर कलह का वातावरण होता है वे बालक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं। और देखेंगे चौथा है आर्थिक स्थिति। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पिछड़ जाते हैं और वे आगे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आइए देखते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से की जानी चाहिए। पहला हो जाएगा निर्धन परिवार वाले बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। और दूसरा है शारीरिक दोष के वातावरण। यदि उन्हें कम सुनाई देता है तो उन्हें आगे की पंक्ति में बैठना चाहिए। तीसरा है शिक्षकों को चाहिए कि अभिभावक की बात करके परिवार का वातावरण सुधारने की सलाह करें या सलाह दें। चौथा है नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। पांचवा है शिक्षा को खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य कराना चाहिए ताकि वो खेल खेल के माध्यम से सीख सकें। खेल प्रविधि के जन्मदाता भी जो है सुकरात माने जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। छठवां पॉइंट है शिक्षण करते समय टीएलएम का प्रयोग करना। टीएलएम अर्थात टीचर लर्निंग मटेरियल, जो दिखा करके बच्चों को समझाया जाए तो आसानी से समझ जाते हैं। प्रश्न संख्या 40 है समस्यात्मक बालक कौन है, इनकी पहचान बताइए तथा शिक्षा व्यवस्था बताइए। और इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं प्रश्न को, समस्यात्मक बालकों के प्रकार का उदाहरण सहित बताइए। उत्तर हो जाएगा समस्यात्मक बालक, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। समस्यात्मक बालक वे बालक कहे जाते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं तथा असामान्य समस्यात्मक वे बालक हैं जिनका व्यवहार एवं समायोजन सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। बोवार 1977 के अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। पहली विशेषता है यदि बालक में सीखने की ऐसी क्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा है यदि बालक में अपने साथियों तथा शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने एवं कायम रखने की अक्षमता हो। तीसरा है यदि बालक में सामान्य परिस्थितियों में भी अनुपयुक्त भाव उत्पन्न होता हो या उसके द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार किया जाता हो। चौथा है यदि बालक में व्यक्तिगत अथवा स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षणों, दर्द या अन्य विभिन्न तरह के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। आगे देखेंगे समस्यात्मक बालक की पहचान क्या क्या है। तो वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार 2 से 5.5 साल के आयु के बीच सभी बालक नटखट एवं उपद्रवी होते हैं। इसी ढंग से उन्होंने पाया कि 10 से 12.5 वर्ष की आयु के 75% बालकों में दांत से नाखून कुतरने की आदत होती है, अर्थात
जो दांत है उससे अपना नाखून काटते हैं। सभी व्यवहार ऊपर से देखने में समस्यात्मक व्यवहार के रूप में लगते हैं। ऐसा लगता है दूसरों को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि अरे अभी तो ये छोटा बच्चा लग रहा है, दांत से नाखून काट रहा है। और ऐसे बालकों को लोग समस्यात्मक बालक समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते ये जो है व्यवहार भी हट जाता है। यदि ये सभी उम्र के बढ़ने के साथ समाप्त नहीं होता है तब आप जो है इसको कह सकते हैं कि ये जो है समस्यात्मक बालक हैं। अब समस्यात्मक बालक की शिक्षा एवं उपचार क्या क्या हो सकती है ये भी देखेंगे। पहला होता है घरेलू वातावरण में सुधार। किसी बालक को समस्यात्मक बालक बनाने में उनका घरेलू वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः घरेलू वातावरण अनुकूल रहने से बालकों में मानसिक शांति बनी रहती है और ऐसी स्थिति में उनको भी किसी भी प्रकार की दी गई शिक्षा काफी लाभदायक सिद्ध होती है। इससे बालकों की शैक्षिक समायोजन की शक्ति भी वृद्धि होती है। दूसरा होती है अच्छी अध्यापन की विधियां। अध्यापक को चाहिए कि समस्यात्मक बालकों के बुद्धि स्तर को भी ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अध्यापन विधि अपनानी चाहिए। तीसरा हो जाएगा मनोरंजन की सुविधा। स्कूल में मनोरंजन के पर्याप्त साधन होने चाहिए। समस्यात्मक बालक मनोरंजन की सुविधा के अभाव में अधिक समस्यात्मक प्रभाव व्यवहार आरंभ कर देते हैं। और चौथा है शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के अभिरुचि तथा अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा दें। इससे समस्यात्मक बालकों में काफी सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 41 पर। बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। अगर हम 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बना सकते हैं तो आप जो है 1 घंटे 2 घंटे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अभी होने वाला नहीं है, 1 से 1.5 महीने का और टाइम मिल गया है, तो ऐसा ना हो कि जो है बाद में समस्या आ जाए। इसलिए अभी से तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि देख ही रहे हैं किस प्रकार से बैक लगने की संभावना बढ़ती है। तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 41 है मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करिए। और इसको कह सकते हैं मंदबुद्धि बच्चे कौन है, विशेषताएं बताइए तथा पहचान बताते हुए शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करिए। अथवा कह सकते हैं मंदबुद्धि बालकों का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए मंदबुद्धि बालकों के क्या लक्षण होते हैं। अथवा कह सकते हैं मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो 4 प्रश्न दोस्तों बना हुआ है और 2 बार इसको पूछा भी गया है। मंदबुद्धि बच्चे, शैक्षिक रूप से मंदबुद्धि बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें सूझ, ग्रहण क्षमता, तर्क शक्ति, अवधान केंद्रित करने की क्षमता सामान्य बच्चों से कम हो। मंदबुद्धि बच्चों में अधिगम की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम होती है या बहुत ही कम होती है। मंदबुद्धि बच्चों में समायोजन करने की क्षमता, समायोजन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी परिस्थिति में ढल जाना, अपने आप को ढाल देना, कितने भी कठिन समस्या क्यों ना हो। मंदबुद्धि बच्चों में अधिगम की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम पाई जाती है। मंदबुद्धि बच्चों में समायोजन की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम पाई जाती है। जब बालकों की शारीरिक आयु बढ़ती है परंतु उनका बौद्धिक विकास नहीं होता, तब वह मानसिक रूप से छोटी आयु के बालकों के समान ही रह जाते हैं। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। जैसे कोई बच्चा 5 साल का है और जिसकी जो ज्ञान होनी चाहिए 5 साल में वो भरपूर है वो उसके पास, लेकिन 10 साल उसकी एज हो गई और अभी जो बुद्धि है उसकी 5 साल की ही है। जो 5 साल में सीखा था वही 10 साल तक है, तो इसका मतलब है डिफरेंट आ चुका है, तो वो जो है मंदबुद्धि में ही आएगा। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। मंदबुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला है बौद्धिक न्यूनता। ऐसे बच्चों की बौद्धिक स्तर अत्यंत नीचे होता है। इसमें सीखने तथा तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता कम पाई जाती है। इसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। दूसरा हो जाएगा हीन व्यक्तित्व। ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व अप्रभावी होता है। इसका स्वभाव उदासीन, खिन्न, भावना युक्त एवं शिथिल दिखाई
पढ़ते हैं। तीसरा है शैक्षिक पिछड़ापन। ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं। इन्हें कोई तथा बार-बार क्यों न समझाया जाए पर ये समझ नहीं पाते हैं। चौथा है असामान्य शारीरिक संरचना। ऐसे बच्चों की आंखें तिरछी, जीभ मोटी, होंठ मोटे तथा सिर बड़ा होता है। पांचवा है अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं। ऐसे बच्चे की मानसिक क्रियाएं नियंत्रित नहीं होती हैं। इनका ध्यान एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है। मंदबुद्धि बच्चों की पहचान। मंदबुद्धि बच्चों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। पहला है मंदबुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे बच्चों की रुचि गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि विषयों में नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मंदबुद्धि के जो बच्चे हैं उनको इन सभी विषय को सीखने में दिलचस्पी नहीं होती है और मतलब कठिनाइयाँ भी आती है ज़्यादातर। दूसरा हो जाएगा इन बच्चों की बौद्धिक स्तर काफ़ी निम्न होता है। मंदबुद्धि अपने आवेगों को रोक सकने में असमर्थ होते हैं, मतलब जो आवेग में आ गए वो बोल जाएंगे। आगे देखेंगे, चौथा पॉइंट है मंदबुद्धि बच्चे दूसरे से बातचीत करते समय कहते कम हैं और सुनते अधिक हैं। मंदबुद्धि बच्चों की निरीक्षण शक्ति तथा स्मरण शक्ति निर्बल होती है। मंदबुद्धि बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था। तो पहला पॉइंट है सरल एवं रुचिकर शिक्षा विधि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा इन बच्चों को पढ़ाने की गति मंद होनी चाहिए। तीसरा है नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। चौथा है टीएलएम का प्रयोग कक्षा शिक्षा करते समय करना चाहिए। और पांचवा है गृह कार्यों का निरीक्षण नियमित रूप से करना चाहिए। छठवां है इन बच्चों को कक्षा में प्रखर बच्चों के साथ बैठना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 42। श्रवण बाधित बालकों के पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर श्रवण बाधित बालकों के व्यवहारिक लक्षण निम्नलिखित होते हैं। पहला है यह बालक अपने व्यवहार को एक समान नहीं रख पाते हैं। दूसरा है यह बालक अपने शिक्षकों के होठों की गतिविधियों तथा हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं। तीसरा है यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। चौथा है यह बालक बातों को सुनने के लिए एक ओर सर झुकाते हैं। और पांचवा है इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों से भ्रम होता है, जैसे यह चाचा को पापा समझते हैं। और आगे देखेंगे, छठवां है यह बिना बुलाए ही बातों के माध्यम से निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। सातवां है यह धीरे धीरे बोलते हैं। और प्रश्न संख्या 43 देखेंगे दोस्तों, समस्यात्मक बच्चे से क्या अभिप्राय होता है। तो उत्तर हो जाएगा समस्यात्मक बालक वे बालक कहलाते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है और वह अपने व्यक्तित्व हेतु समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोधी, झगड़ालू, कायरता, बेचैनी इत्यादि। रिचार्ड एल हैंडरसन ने विभिन्न समस्यात्मक व्यवहार के 36 लक्षणों की सूची बनाई है, जिनमें से अध्यापक को गंभीरता तथा अति गंभीर लक्षणों को छांटना चाहिए। तो यहाँ पर सूची तो है नहीं 36 सूची, इतना ही काफी है क्योंकि 50 ही शब्दों में लिखना होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 44, मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। उत्तर हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों की पहचान के कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है मंदबुद्धि बालक देर से बैठना सीखते हैं, देर से बोलते हैं, चलना सीखने में भी जो है सामान्य बालक की अपेक्षा 1-2 वर्ष अधिक लेते हैं और शब्दों का उच्चारण को जीवन भर असामान्य बना रहता है। दूसरा है बालक की कुछ बातें तो सामान्य होती हैं परंतु कुछ पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। यह नियंत्रण की कमी शारीरिक क्रिया पर भी हो सकती है और सोचने के ढंग पर भी जो है हो सकती है। तीसरा पॉइंट है
मंदबुद्धि बालक के सीखने की शक्ति विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में कम होती है, ठीक है, कुछ क्षेत्र में जो है ये कम सीख पाते हैं। जैसे आगे देखेंगे, चौथा पॉइंट है सामान्यतया यह देखा गया है कि मंदबुद्धि बालक समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयां अनुभव करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 45, वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, नवीन शैक्षिक विचारधारा के प्रवर्तक विद्वानों का कथन है कि छात्र को केवल श्रोता मानना अनुचित है। सीखने की प्रक्रिया में छात्र का सक्रिय रहना आवश्यक है। बालक को सक्रिय बनाए रखने हेतु वाद विवाद पद्धति अति आवश्यक है। वाद विवाद पद्धति में शिक्षक स्वयं या छात्रों की सहायता से किसी कारण समस्या का निश्चित करता है। तत्पश्चात यह छात्र विषय सामग्री की संकलन करते हैं। वह वाद विवाद पद्धति में छात्रों को अपने विचारों, भावों तथा अनुभव को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है। वाद विवाद व्यक्ति या समूह दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों का पथ प्रदर्शन करते हैं। वह छात्र वाद विवाद करते समय विषयांतर हो जाते हैं। शिक्षक अपने अध्ययन आधार पर छात्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मकता का विकास करने वाले निम्न तत्व। पहला है सृजनात्मकता का स्तर। यह चिंतन सरल तथा यांत्रिक होता है। जिस चिंतन में प्रत्याशी रहती है उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन का मूल्यांकन के साथ साथ सृजनात्मक शक्तियों का तीसरा पक्ष है। व्यक्ति के पारिस्थितिक पुनर्व्यवस्था होना जरूरी है। इसे कार्यात्मक स्थिरता भी कहते हैं। सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए दोनों ही तरह की चिंतनों का परीक्षण किया जाता है। दूसरा देखेंगे, बौद्धिक स्तर। सृजनात्मक शक्ति के लिए उच्च बुद्धि लब्धि आवश्यक होती है। नवीन मौलिक परंपरागत ढंग से हर कार्य करने का साहस केवल उच्च बुद्धि लब्धि के छात्रों में ही होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त निम्न बुद्धि लब्धि के भी सृजनशील हो सकते हैं। तीसरा है मापन की योग्यता व्यवहार या योग्य व्यवहार भी कह सकते हैं मापन के लिए। आगे देखेंगे तो सृजनात्मकता का यह महत्वपूर्ण तत्व है। इसका पता मापन के उन व्यवहारों से पता चलता है जो वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध विधि के मापा जा सके। जिन व्यवहारों को उक्त विधियों से नहीं मापा जा सकता उनका अध्ययन असंभव है। चौथा है मौलिकता एवं नवीनता। सृजनात्मकता के लिए मौलिक एवं नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता होना नितांत आवश्यक है। अगर परंपरागत ढंग से अलग हटकर नवीन कार्य करने का साहस बालक में विद्यमान है तो वह सृजनात्मकता की सीमा में आएगा। प्रश्न संख्या 47 है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। उत्तर, पहला है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है और वे सीख कर भूल भी जाते हैं। उनमें स्मरण क्षमता का अभाव होता है। आगे देखेंगे, दूसरा अधिगम असमर्थी बालक। असमर्थी बालक वे बालक होते हैं जिनमें सीखने की बहुत अधिक कमी होती है और जिसमें सुनने, बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने संबंधित अयोग्यता होती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48, अपवंचन क्या है? ये जो है शैक्षिक मूल्यांकन में भी देखा था अपवंचन। आइए, उत्तर है अपवंचन वह स्थिति है जिसमें बालक की अपनी मौलिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, आश्रय स्थल भी पूरी नहीं कर पाता। ऐसे बालकों को बहुत न्यून सुविधाओं के साथ जीवन गुजारना पड़ता है।
वे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से वंचित रह जाते हैं। इसमें उनका विकास सामान्य बालकों के सामान्य भी नहीं हो पाता है, तो उसे अपवंचन कहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 49। समुदाय के साथ सहयोग संबंधित कार्य बताइए। यह समुदाय के साथ सहयोग संबंधित कार्य हेडिंग है। इसमें पहला है बालकों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रगति एवं समायोजन में उसे समुदाय के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है उसे समुदाय तथा समाज विशेष की आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक विशेष में अपने आप को पूरी तरह परिचित रखना चाहिए और उसके सदस्यों से अच्छा तालमेल बनाकर उसका विश्वास अर्जित करना चाहिए। तीसरा है समुदाय तथा समाज के सदस्यों से सहयोग लेकर विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करना चाहिए। समुदाय के निकट बालकों को ले जाकर समुदाय की आवश्यकताओं तथा संसाधनों आदि की जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है जिन बालकों को परिवेश संबंधित समायोजन समस्याएं हैं, उनके उपयुक्त समायोजन एवं पुनः व्यवस्थापन में भी परामर्शदाता को समुदाय का सहयोग लेने में प्रयुक्त करने चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 50। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। उत्तर हो जाएगा निरीक्षण प्रणाली में सुधार। पहला है प्रचलित आदेशात्मक निरीक्षण पद्धति दोषों तथा कमियों का निवारण सहयोगी व परामर्शदायी पर्यवेक्षण की नवीन धारणा हो सकता है। इस विषय में यदि वर्तमान किया जाए तो वर्तमान निरीक्षण पद्धति में बहुत से दोष निवारण नहीं होगा, बल्कि उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। विद्यालय के सामान्य निरीक्षण की प्रचलित पद्धति के निरीक्षकों की संख्या जो है कम हो जा सकती है, जिससे व्यय में बहुत अधिक वृद्धि न हो। सामान्य प्रशासक से संबंधित निरीक्षण विद्यालय संचालन के कार्यों का निरीक्षण करें तथा विशेषज्ञ परामर्शदाता शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करें तो शिक्षा का स्तर अवश्य ही उन्नत होगा। इस प्रकार के व्यवस्था से शिक्षकों के विशिष्ट विधियों जैसे संगीत, कला, हस्तकला, गृह विज्ञान में भी कुछ कुशल सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। विद्यालय में विशेषज्ञों या निरीक्षकों या सलाहकारों या शिक्षकों के निकट संपर्क के फलस्वरूप स्वयं शिक्षकों में अपने विषय के उत्साह होगा और वे अपनी शिक्षण योग्यता सुधारने में अधिक रुचि लेंगे। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य लिखिए। 2023 में आया है। उत्तर परामर्शदाता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेवार्थी के सहयोग प्राप्त करना है। दूसरा है परामर्शदाता को सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना होगा। कुशल परामर्शदाता इस प्रकार के वातावरण निर्मित करता है जिससे प्रार्थी निसंकोची अपनी बात कह सकें। तीसरा है सेवार्थी को अभिव्यक्ति के अवसर देने जिससे वे अच्छी प्रकार से अपनी बात समझ सकें। चौथा है विश्वास अर्जित करना जिससे सेवार्थी उसे सहयोगी समझ सकें। प्रश्न संख्या 52 है समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, बिंदुवार समझाइए। रिपीटेड क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जो अनुशासनहीन तथा असामान्य समस्यात्मक बालक होते हैं जिनका व्यवहार तथा समायोजन सामान्य बालकों से पृथक होता है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं वे जो है दोस्तों उन चीज़ों को करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी करना, समाज में जो नियम लागू है मतलब ऐसे कार्य करना जो समाज को एक्सेप्ट ना करे, ऐसे कार्य को, तो वहाँ पर जो है समस्यात्मक बालक कहलाने लगते हैं। और भी
जैसे नाखून है, नाखून को 20-25 साल की एज में काट रहे हैं दांत से, तो ये भी समस्यात्मक ही है, क्योंकि अगर छोटे हैं काट रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ छूट जाना चाहिए। तो इन समस्याओं को जो है समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसकी पहचान निम्नलिखित के द्वारा की जा सकती है। पहला है, यदि बच्चे में व्यक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षणों, दर्द या अन्य विभिन्न प्रकार के डकार के रूप में साधन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आगे देखेंगे, डर के रूप में, ठीक है। दूसरा है, यदि बच्चे सामान्यतया परिस्थितियों से भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। तीसरा है, यदि बच्चे में सीखने की ऐसी अक्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 53, परामर्श के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, परामर्श के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला हो जाएगा उपबोध्य का विकास अर्थात थट एवं गेरीवेरिच के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता करने के अवसर प्रदान करता है जिससे किसी प्रकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो सके। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ परामर्श के उद्देश्यों को अग्रलिखित परिभाषित किया है। पहला है, उपबोध्य द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों एवं आत्मदृष्टिकोणों यथार्थ को स्वीकृति। दूसरा है, उपबोध्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति। तीसरा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैयक्तिक सामूहिक के क्षेत्रों में उनका निहितार्थ। आगे देखेंगे, दूसरा है उपबोध्य को जानना। रूथ स्ट्रंग ने उपबोध्य को परामर्श का केंद्र बिंदु माना है। परामर्श किया जाने वाला व्यक्ति उपबोध्य सहज रूप से परामर्श के केंद्र परामर्शदाता उनके प्रति लगातार संवेदनशील रहता है। उपबोध्य को अपनी अवधारणा अथवा संप्रत्यय कार्य हेतु उसकी तत्परता, उसकी दमित इच्छाएं, उसकी अपराध भावना, उसके व्यवहार के अंतःस्रोत, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है आदि बातों की समझ सफलता परामर्श का आधार है। तीसरा है, उपबोध्य के अभिप्रेरकों को समझना। रोजर्स तथा वैलन ने कहा है कि परामर्शदाता को अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति की कभी भी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी रूढ़ धारणा पर निर्मित प्रतिमान या व्याख्या पर निर्भर करना कभी भी हानि रहित नहीं समझा जा सकता है। संभव है कि अधिकांश व्यक्तियों पर लागू होने वाली व्याख्या उपबोध्य पर लागू न हो। तो हमें जो है बताइएगा कमेंट में दोस्तों, ये सभी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं आगे जब वीडियो बनाऊं तो एक एक लाइन को समझाते हुए चलूं, कितना भी टाइम लगे जो है, लेकिन वहां पर समझाते हुए चलूंगा। यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कठिन है उसको मैं व्याख्या करते हुए चल रहा हूँ। तो बताइएगा क्या कोई समस्या आ रही है, तो आगे जो है इसको सुधार करेंगे। प्रश्न संख्या 54 है, निर्देशन क्या है? निर्देशन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर है, किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना एवं उनका सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन है। निर्देशन का क्षेत्र व्यक्ति एवं उनके परिवेश के बीच स्थापित संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु दी जाने वाली सहायता तथा सीमित है। विद्यालय में व्यक्ति का संबंध निर्देशन के 3 परिस्थितियों में होता है। आगे देखेंगे, पहला पॉइंट 3 परिस्थिति कौन है? तो विद्यालय में व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध। आ है स्व अर्थात स्वयं का ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों का परंपरागत तथा व्यवहार से संबंध। दूसरा हो जाएगा अन्य छात्रों तथा व्यक्तियों का और उनके
साथ संबंधों का ज्ञान। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ संबंध। अ है व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति तथा प्रगति। दूसरा है शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ संबंध। विकल्प अ है इसमें अग्रिम शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग की पूर्ति की तैयारी। दूसरा है ब उचित शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों से लाभान्वित होना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 55। निर्देशन के उद्देश्य तथा आवश्यकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा निर्देशन के उद्देश्य। व्यक्ति को उद्देश्यहीन एवं निरर्थक कार्यों को करने में रुचि नहीं होती है, न ही वह पूरा हो पाता है। निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्ति को उसकी समस्याओं तथा शक्ति का ज्ञान करना ताकि अपनी अक्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सकें। दूसरा है व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान कराना। और तीसरा है व्यक्ति को अपने योग्यताओं, रुचियों तथा क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना। चौथा है व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना ताकि वह अपने वातावरण के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजन हो सके। समायोजन का मतलब बताए थे दोस्तों, ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी आपको कठिन से कठिन प्लेसों पर रख दिए जाए, कोई भी समस्या आ जाए वहाँ पर आप मैनेज कर सकें। आगे है पांचवा व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह विभिन्न परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का इस प्रकार समाधान करने योग्य हो जाए कि इससे वह स्वयं तथा समाज का अधिक से अधिक हित कर सकें। पहला है सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। समाज की सुरक्षा तथा प्रगति के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन सके। सामाजिक दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अ पॉइंट देखेंगे परिवर्तित पारिवारिक दशाएं। ब है उद्योग एवं श्रम परिवर्तित दशाएं। स है जनसंख्या में परिवर्तन। द है उचित नियोजन की आवश्यकता। दूसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। राजनीतिक क्षेत्रों में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि व्यक्ति जन्मजात राजनीतिक होता है तथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी आवश्यकता यह निम्नांकित 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वदेश रक्षा, दूसरा है प्रजातंत्र की रक्षा, तीसरा है धर्म की रक्षा। तीसरा है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन शैक्षिक दृष्टि से भी छात्रों के लिए उपयोगी शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए इस आशय से प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार ने इसलिए शिक्षा अधिक कानून अर्थात RTE बनाया है। अनिवार्य शिक्षा का अभिप्राय है कि प्रत्येक बच्चे उनकी योग्यता एवं बुद्धि के अनुसार शिक्षित किया जाए और शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से जरूरी है। पहला हो जाएगा पाठ्यक्रम का चयन। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। तीसरा है अनुशासनहीनता को रोकना। और चौथा हो जाएगा सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि। पांचवा हो जाएगा अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। छठवां हो जाएगा नवीन विद्यालयों में समायोजन हेतु। चौथा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता के साथ साथ उनके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। निर्देशन सहायक द्वारा यह निश्चय होता है कि किसी बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए कैसा परिवेश होना चाहिए। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। दूसरा है संतोषजनक समायोजन। तीसरा है भावनात्मक समस्याएं। प्रश्न संख्या 56 है
निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सब विस्तार समझाइए। उत्तर, निर्देशन के प्रकार। पैटरसन ने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है। पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन, पांचवा है आर्थिक निर्देशन। कूप एवं कीफोवर ने निर्देशन के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है शिक्षा संबंधित निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है मनोरंजनात्मक निर्देशन, चौथा है स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन, पांचवा है शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। उपयुक्त में से केवल 2, पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 57। नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक अथवा संकटकालीन परामर्श से अधिक कीमती एवं लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रत्यय करता है कि परामर्श ग्राहियों को प्रभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, छात्रों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण ठीक प्रकार से चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चयन करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतें तथा व्यवहारगत समस्याओं तथा व्यक्तिगत विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। आगे प्रश्न संख्या 58 है। परामर्शदाता किसे कहते हैं? परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर है, परामर्शदाता परामर्श देने के लिए जिन विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे परामर्शदाता कहते हैं। परामर्शदाता के गुण क्या हैं? पहला है, परामर्शदाता को उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यता तथा क्षमताएं क्या हैं, रुचियां क्या हैं, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या क्या हैं आदि। दूसरा इसमें है, उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इससे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। तीसरा है, उन्हें ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में भी वृद्धि हो और उन्हें अनेक अध्यापकों द्वारा सहारा जाए, मतलब जो है उनको मोटिवेशन दिया जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती अच्छे बालकों में हो सके। चौथा है, अपने साथी छात्रों के उनके संबंध में किस प्रकार अच्छे रहे हैं, उनके द्वारा पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए। इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। आगे देखेंगे, पांचवा है, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। अगर है तो उन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 59 है, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। इसको इस प्रकार से भी पूछा गया है, बालकों के सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाइए। आइए देखते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन तो रिपीटेड ही हो रहे हैं क्योंकि वो शब्द जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार। उत्तर है, निर्देशन के महत्व। शैक्षिक मार्गदर्शन का महत्व निम्न है। पहला है, शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्ति भेद की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है, पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है। तीसरा है, विद्यालय की व्यवस्था में मदद मिलती है। चौथा है, पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक है। पांचवा है, विभिन्न शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक है। परामर्श का महत्व। परामर्श का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, परामर्शदाता उपबोध, जिसे परामर्श दिया जाता है
के विषय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब कुछ तथा सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं के निवारण करते हुए स्वार्थ निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। आगे देखेंगे। दूसरा है, बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। तीसरा है, बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उस परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। चौथा पॉइंट है, समस्याओं को समाधान में उपबोध तथा सभी शंकाएं दूर हो जाती है। पांचवा है, समस्या के समाधान के लिए स्व निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब अपने आप से निर्णय ले सकते हैं। छठवां पॉइंट है, बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षित होने में सहायता मिल जाती है, उनको आसानी हो जाती है मंदबुद्धि बालकों को। आठवां पॉइंट है, बालकों को रचनात्मक कार्यों के सीखने हेतु प्रेरित किया जा सकता है कि वो भी जो है अच्छे तरीके से सीखें। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, धीमी गति से सीखने वाले वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से कम होती है, वह भी उन विकास प्रतिमानों अनुसरण करते हैं जिनका आईक्यू जो है उच्च होता है। इनकी एक विशेषताएं होती हैं। पहला है, वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में परिपक्व प्रतीत होते हैं। दूसरा है, इसमें कम आत्मविश्वास होता है और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न संख्या 61 से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे का वीडियो हो गया है, ज़्यादा बड़ा दिक्कत होती है आपको भी देखने में, तो इसलिए जो है नेक्स्ट पार्ट में ही कराने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जो है करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में 4 बार बोलूँ, फिर लास्ट में बोलूँ, शुरू में बोलूँ, तब आप करें। इसलिए जो है लास्ट में बोल दे रहा हूँ, तो आप जो है पहली बार आए तो कर लीजिएगा और वीडियो को जो है दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।